गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो दोस्तों पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपके लिए 25 के लगभग प्रश्न आपके लिए करा चुका था, और ये सेकंड पार्ट है। इसमें टोटल आपके 18 के समथिंग 18-20 के लगभग प्रश्न हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे वो सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको अगर बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ आए तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, या फिर दोस्तों ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पहला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, या फिर दोस्तों ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गोवध पर निषेध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, या राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों यह प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, या दिया गया है, या बताया गया है? तो दोस्तों 48A, अनुच्छेद 48A। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो चुका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? अनुच्छेद 49, 48, 47 या 46। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न में आपको बताना है जो दोस्तों किस अनुच्छेद में यह दिया गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण करने के लिए हर व्यक्ति बाध्यकारी है। यानी हर व्यक्ति को ये जो दोस्तों ऐतिहासिक इमारतें हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं दोस्तों, जो सार्वजनिक स्थान हैं, उनका संरक्षण हमें करना चाहिए, हर व्यक्ति को उसका संरक्षण करना चाहिए। तो यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 49, 48, 47 या 46। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? और ऑप्शन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, स्मारकों, स्थानों व प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, कारखानों व खदानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। यानी 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों पर रोक लगी हुई है, रोक का प्रावधान, यानी ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यह प्रश्न जस्ट मैं अभी प्रश्न नंबर 3 में बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 49 में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 49 यहाँ मैं आपको करा चुका हूँ, देखिए दोस्तों ये है। तो प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों 5 आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 144। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 144।
चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों में, या 7वीं तालिका में। यानी अनुसूची, 7वीं सूची, तालिका यानी दोस्तों सूची कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 7वीं सूची में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों से किस एक में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है, यह आपको बताना है। प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, या फिर दोस्तों 7वीं सूची में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है। अनुच्छेद 62, 49, 51, 69। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। 62, 49, 51, 69। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, NG रंगा, पंडित नेहरू, KT साहा, या VR अम्बेडकर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे कि बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किए जाने वाला चेक। NG रंगा ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, KT साहा, या दोस्तों VR अम्बेडकर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, KT साहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उच्च न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के निर्देश सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। गोकुलनाथ का मामला, केशवानंद भारती का मामला, मिनर्वा मिल्स का मामला, या उपरोक्त सभी मामले। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। यानी इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि उच्च न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। यानी इसमें आपसे पूछा गया है सीधा सीधा कि दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से भी ऊपर हैं। यानी एक तरह से आप ऐसा मान लीजिए कि सर्वप्रथम आपके मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता है, फिर उसके बाद आपको दोस्तों राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में, यानी सेम टू सेम दोनों चीज़ें एक ही जैसी हैं दोस्तों। यानी कि जितना आपके लिए दोस्तों मौलिक अधिकार जरूरी हैं उतना ही आपके लिए नीति निर्देशक सिद्धांत भी जरूरी हैं। तो दोस्तों बताइए यह किस मामले के तहत है दोस्तों। गोलोकनाथ का मामला, केशवानंद भारती का मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, या उपरोक्त सभी मामले। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, गोलकनाथ का मामला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। अनुच्छेद 42, 44, 52, या 56। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 52, या अनुच्छेद 56। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, या फिर दोस्तों नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है।
समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों पर का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। यानी इसमें से आपको बताना है किसके लिए सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है संविधान का भाग 4, जो कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ये आपको ध्यान रखना है, यानी नौकरी पेशे वाली महिलाओं के लिए मातृत्व का अवकाश देने की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है संविधान का भाग 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है, ग्रामीण व्यापार केंद्रों से, ग्राम पंचायतों से, वन विकास से या सहकारी समितियों से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं कंटेंट आपके लिए हर वीडियो में जितना भी कंटेंट आपके लिए दिया गया है, हर चैप्टर से संबंधित जितना भी कंटेंट आपके लिए दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, शायद ही किसी चैनल पर आपको देखने को मिले। जितने भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कराते हैं उनसे किसी से भी शायद ही ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी तरफ से ये चाहता हूँ कि मेरी तरफ से किसी प्रकार का कंटेंट में कोई कमी ना रहे और हर बच्चे को मेरा कंटेंट पसंद आए, ताकि दोस्तों और आप जितना हमारे कंटेंट को, हमारे जो दोस्तों ये वीडियो हैं उनको जितना पसंद करोगे उतना ही दोस्तों आप हमें बेहतर समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारी वीडियो को देखेंगे। क्योंकि दोस्तों बच्चा भी आजकल दोस्तों चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, लेकिन वो भी वहीं वक्तें जाते हैं दोस्तों जहाँ कंटेंट अच्छा होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप कहीं किसी भी चैनल पर, किसी प्रकार के चैनल पर भटकें या फिर बेफजूल की जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं दोस्तों, जिनके आने की कोई संभावना नहीं हुई, दूर दूर तक आते नहीं हैं, उनको भी वो कराते हैं। तो दोस्तों ऐसा मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ वही आपको प्रश्न कराना चाहता हूँ जो आए हुए प्रश्न हैं और ज़्यादातर आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और या पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अच्छे से अच्छा कंटेंट देखने के लिए, अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए, अच्छे से अच्छे प्रश्न देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों सिर्फ मेरा एक ही कहना है कि दोस्तों मेहनत मन लगा कर करें, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें दोस्तों, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा आपसे जो आशा होती है अच्छे भविष्य की, और वो भी आपके अच्छे भविष्य के लिए दोस्तों, तो आपके माँ बाप के अलावा आपसे कोई भी आशा नहीं करता। आपके भाई बहन और आपके माँ बाप यही हैं जो आपसे, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपसे आशा रखते हैं कि हाँ हमारा बेटा, हमारा भाई या जो भी है वो एक दिन अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, क्योंकि उससे आपको आपके माँ बाप से कोई उम्मीद नहीं होती, खाली आपके जो आपका आने वाला भविष्य है उससे वो आप अच्छा बना सके, बेहतर बना सके, इसलिए वो आपसे उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों अपने माँ बाप की उम्मीद पर खरा होते हैं दोस्तों, अच्छी से अच्छी मेहनत करें। और जो भाई अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता है, अपने माँ बाप की उम्मीद पर खरा उतरना चाहता है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कंटेंट आप देख रहे हैं कितना बेस्ट कंटेंट है, कितना बेहतर कंटेंट है, लेकिन मेहनत आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है, ग्रामीण व्यापार केंद्रों से, ग्राम पंचायतों से, वन विकास से या सहकारी समितियों से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जी जान लगा दीजिए मेहनत में। आपके पास दिल्ली पुलिस का जो है दोस्तों पेपर आने वाला ही है, होने वाला है, और साथ में SSC GD की वैकेंसियाँ निकल आई हैं, उनके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और ESIC
में वैकेंसी आ चुकी हैं। 17,000 कुछ लगभग वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों मेहनत में जुट जाएं। और अब आपको दोस्तों नौकरी पाने की बहुत ललक होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस टाइम में इतनी बेरोज़गारी है कि एक नौकरी पाना इतना मुश्किल हो चुका है दोस्तों कि, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या अधिक, बेरोज़गारी कम और वैकेंसियाँ भी कम होती हैं। तो दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमें एक नौकरी मिलती है। तो दोस्तों जी जान लगा दीजिए अपनी मेहनत में। और जितना आप मेहनत करोगे तो दोस्तों, अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो दोस्तों इस बात का वादा मैं करता हूँ आपसे, अगर तुम मन लगाकर मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन आप नौकरी ज़रूर पाओगे, और बेस्ट नौकरी पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों अपनी मेहनत पर जी जान लगा दें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? ग्रामीण व्यापार केंद्रों से, ग्राम पंचायत से, वन विकास या सहकारी समितियों से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सहकारी समितियों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह या राजेंद्र प्रसाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसने कहा था राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह या राजेंद्र प्रसाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, के टी शाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। और दोस्तों मैं अभी कहता हूँ चाहे मैं डेट डालूँ या ना डालूँ, लेकिन हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हर प्रश्न पर कड़ी मेहनत करें दोस्तों, अच्छी तरह से रिवाइज करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया है प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14(15), अनुच्छेद 14(15)(16) या अनुच्छेद 14 और 16? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, जो प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद जो शब्द है उसे किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14(15), अनुच्छेद 14(15)(16), अनुच्छेद 14 और 16? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 14 और 16। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी? और दोस्तों आप देख रहे हैं कंटेंट, कोई प्रश्न रेलवे में आया है तो कोई एसएससी में, कोई सीडीएस में, कोई यूपीएससी में, कोई आईएएस में, कोई यूपीपीसीएस में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों यूपीपीसीएस 2018 में आया हुआ प्रश्न है। और पिछला जो प्रश्न था दोस्तों आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस 2016। और ये भी देख सकते हैं दोस्तों यूपीपीसीएस 2016। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई सारे प्रश्न, आरआरबी रांची, एएसएम 2007। तो सारे दोस्तों प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों
कंटेंट की आप चिंता ना करें, कंटेंट आपको हाई लेवल से हाई लेवल तक का जितना भी हाई लेवल का प्रश्न बनता है दोस्तों वो सारा कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा। या फिर दोस्तों जितना लो लेवल से लो लेवल तक का जितना भी प्रश्न बनता है जिसकी आने की संभावना होती है वो भी आपके लिए लाया जाएगा। तो दोस्तों आप कंटेंट देख सकते हैं, हाई लो से लो लेवल और हाई से हाई लेवल तक के प्रश्न इसमें हैं। तो दोस्तों कंटेंट की आप चिंता ना करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। राज्य के नीति निर्देशक तहत तो सहज अध्ययन के लिए निम्न में कितने भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी यानी तीनों में, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 18। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतःविष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया। मूल अधिकार के रूप में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार में, या फिर दोस्तों भारत सरकार के कार्य का संचालन के रूप में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतःविष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया। मूल अधिकार के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में, राज्य की कार्यपालिका का शक्ति के विस्तार के रूप में, या भारत सरकार के कार्य का संचालन के रूप में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में, यानी इसमें समाविष्ट किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यह प्रश्न भी IAS प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों कंटेंट में कोई कमी नहीं है, रही आपकी मर्जी, आप कितना मेहनत करते हैं वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट अवश्य करें ताकि दोस्तों हमें भी पता लगे कि हाँ हमारा वीडियो, हमारे जो स्टूडेंट हैं दोस्तों जो हमारी वीडियो को विजिट करते हैं उन्हें पसंद आ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।